नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रीड साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले हम 16 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 17 है, ये यूनिट फर्स्ट चल रही है। आपको पता है यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट का ये 16वां भाग है। ठीक है, और हमारे जो टॉपिक चल रहा था विकास की अवस्थाओं का, उसमें सबसे पहले हमने विकास की जो अवस्था पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था गर्भावस्था, उसके बाद हमने शेषावस्था पढ़ी थी, शेषावस्था के बाद हमने बाल्यावस्था पढ़ी थी, और बाल्यावस्था के बाद जो नेक्स्ट अवस्था हम पढ़ रहे हैं वो है किशोर अवस्था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको किशोर अवस्था का अर्थ और किशोर अवस्था के महत्वपूर्ण कथन बताए थे विद ट्रिक। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको पता ही है एक क्विज स्टार्ट कर रखी है हमने 50 प्रश्नों की, तो उस क्विज का क्वेश्चन नंबर 12 पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? आपको मुझे बताना है कि हमने किशोर अवस्था पढ़ी है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इसके पढ़े हैं हमने, है ना। तो किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, लेकिन ये कहा किसने है? आपको मुझे ये बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है स्टेनली हॉल ने, ऑप्शन सी है हरलॉक ने, और ऑप्शन डी है स्किनर ने। ठीक है, ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। ऑप्शन ए है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है स्टेनली हॉल ने, और ऑप्शन सी है हरलॉक ने, और ऑप्शन डी है स्किनर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 17 किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए जो किशोर अवस्था होती है, तो किशोर अवस्था में बालक और बालिकाओं में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। कितने सिद्धांत? दो सिद्धांत। ओनली आपको दो ही सिद्धांत याद करने हैं, और वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला तो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसे आप बोल सकते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। कुछ भी नाम आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों ही नाम लिख दिए हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैम ने तो केवल आकस्मिक विकास का सिद्धांत बोला था और एग्जाम में आ जाए त्वरित विकास का सिद्धांत। तो ये आप याद रखेंगे, आकस्मिक विकास का सिद्धांत बोल लीजिए या फिर त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये दो ही सिद्धांत हैं किशोर अवस्था के, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या है। ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? सबसे पहले इस सिद्धांत के समर्थक हैं स्टेनले हॉल, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक स्टेनले हॉल हैं। इन्होंने 1904 में, कब? 1904 में अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। किन्होंने? स्टेनले हॉल ने। तो आपको याद रखना है कि स्टेनले हॉल ने 1904 में अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, स्टेनले हॉल का मत है कि किशोर में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक से होते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है कि अचानक से, अकस्मात हो जाते हैं, एकदम से होते हैं, है ना। कौन कह रहे हैं? स्टेनले हॉल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि किशोर में जो भी शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल जो भी चेंजेस होते हैं वो अकस्मात होते हैं, ना, वो अचानक से एकदम से होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आकस्मिक विकास का सिद्धांत। समर्थक कौन? स्टेनले हॉल। इनकी बुक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में, और बुक का क्या नाम है? एडोलसेंसी नाम है। ठीक है, किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, और इनकी किताब का नाम भी क्या है? एडोलसेंस है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, दो ही सिद्धांत है, एक तो है आकस्मिक और एक क्रमिक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के समर्थक हैं किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। ठीक है, कौन कौन है? किंग,
थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे। 3 इसके समर्थकों के नाम मैंने आपको बता दिए। और इन विद्वानों का क्या मत है कि इन विद्वान कहते हैं किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि निरंतर और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने क्या कहा है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। ये किसने कहा है, ये किंग ने कहा है। ठीक है, तो क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन कौन, किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग। ठीक है, तो किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांतों में हमने 2 सिद्धांत पढ़े, एक तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आकस्मिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन, स्टेनली हॉल। ये क्या कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होता है वो अकस्मात होता है ना, उनका शैशव और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। और जबकि क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी परिवर्तन होता है वो एकदम ना होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए किशोर अवस्था के विभिन्न नाम। देखिए किशोर अवस्था हमने पढ़ी और किशोर अवस्था का एडोलसेंस का हमने अर्थ भी पढ़ा। अब देखिए इसके बहुत सारे किशोर अवस्था के विभिन्न नाम हैं, मतलब बहुत सारे नामों से इस किशोर अवस्था को आप बोल सकते हैं। जैसे कि जीवन का सबसे कठिन काल, कौन सी अवस्था को माना जाता है, किशोर अवस्था को। तो इसका एक तरह से ये उपनाम कह लीजिए और कुछ भी कह लीजिए। तो फैक्ट ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इनसे भी सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो कौन सा अवस्था है, किशोर अवस्था है ना। समस्या की उम्र कौन सी अवस्था को कहा गया है, किशोर अवस्था को कहा गया है। तो इस तरीके से फैक्ट वाले क्वेश्चन है, तो मैंने ये लिया है पॉइंट। तो ये आप याद रखेंगे, किशोर अवस्था के विभिन्न नाम। सबसे पहला है जीवन का सबसे कठिन काल, कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है एक परवर्ती अवस्था। ठीक है, ये भी कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। ठीक है, समस्या उम्र, क्या कह सकते हैं किशोर अवस्था को, समस्या उम्र, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय रहती हैं। विशिष्टता की खोज का समय। ठीक है, कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। अवास्तविकताओं का समय, कौन सी अवस्था को कहा गया है, किशोर अवस्था को। वयस्क अवस्था की दहलीज, ये कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। और देखिए स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज, कौन सी अवस्था को कहा गया है, किशोर अवस्था को। फिर देखिए बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन, कौन सी अवस्था को कहा गया, किशोर अवस्था को। तो ये आप याद रखेंगे, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, जीवन का सबसे कठिन काल, है ना। तो ये किसको कहा गया है, ये किशोर अवस्था को कहा गया है। इसके बाद देखिए एक टॉपिक है किशोर अवस्था में भोजन संबंधी विकार। तो ये हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, पिछले साल आया हुआ प्रश्न है रिट में। तो इसमें से क्वेश्चन बना था, तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए किशोर अवस्था में भोजन संबंधी विकार होते हैं और उन विकारों के कुछ नाम दिए गए हैं, तो वो नाम हमें याद करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो देखिए भोजन संबंधी विकार जो होता है यानी कि खान पान संबंधी, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो इससे संबंधित जो विकार होता है ये हर आयु लिंग में देखा जाता है ना, कि कोई सी भी उम्र हो सब में पाया जाता है। पर क्या होता है किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में, है ना, यानी कि पूर्व जो प्रौढ़ावस्था होती है ना, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि किशोर अवस्था में ज़्यादातर पाया जाता है विकार, और पूर्व प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये विकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, किन किन में, तो किशोर अवस्था में, पूर्व प्रौढ़ावस्था में और एक महिलाओं में। ठीक है, तो देखिए कारण क्या होता है, खान पान संबंधी विकार है, इनके कारण क्या होते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, किसी का पर्सनल मैटर, वातावरण पे डिपेंड कर सकता है, कुछ एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं यानी कि साइकोलॉजिकल कुछ कारण हो सकता है, और एक हो सकता है शारीरिक यानी कि फिजिकल कुछ कारण हो सकता है, या फिर सामाजिक यानी कि सोशल कारण भी इसका हो सकता है। तो कारणों में हमने देखा व्यक्तिगत, वातावरण, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक। ठीक है, किशोर अवस्था में हम पढ़ रहे हैं भोजन संबंधी विकारों के बारे में। ठीक है, तो देखिए आहार संबंधी विकार निम्न प्रकार है, कौन कौन से होते हैं आहार संबंधी विकार। एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, और एक होता है बिंगी आहार विकार या मोटापा। ठीक है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको ये नाम याद करने हैं। आहार संबंधी विकार में
कौन कौन से होते हैं आहार संबंधी विकार? एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और विनगी आहार विकार या फिर मोटापा कह सकते हैं। तो ये नाम आपको याद करने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक खान पान संबंधी विकार है। कौन सा विकार है? मनोवैज्ञानिक खान पान संबंधी विकार है। जो लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं वे सोचते हैं कि वे मोटे हो रहे हैं। क्या सोचते हैं वो लोग? कि हम मोटे हो रहे हैं। उनका भार सामान्य भार से कम हो, चाहे उनका भार जो होता है ना, कई लोग होते हैं ना पतले होते हैं, कम होता है भार उनका, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है, नहीं नहीं हम तो मोटे हैं। तो ये एक तरीके से विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस रोग से जो पीड़ित होगा वो ये सोचेगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ, चाहे उसका भार यानी वेट उसका कम हो, लेकिन फिर भी उसको क्या लगेगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना भार नियंत्रित करने के लिए जो भी भोजन की उचित मात्रा होती है उसमें कटौती कर देते हैं और भूखे रहने लग जाते हैं। तो इस बीमारी का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इस रोग को क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये बीमारी है? इसमें क्या होता है कि अस्थियां पतली हो जाती हैं, बाल नाखून टूटने लग जाते हैं और शरीर की त्वचा सूखी हो जाती है और उसका रंग पीला हो जाता है। ये इसके लक्षण है। और शरीर का जो आंतरिक तापक्रम है ना वो सामान्य से गिर जाता है, जिससे व्यक्ति को हमेशा ठंड लगती है। इसके लक्षण बता रही हूँ एनोरेक्सिया नर्वोसा के। और हर समय क्या होता है, थकान रहती है ना, और जो प्रजनन शक्ति होती है ना वो उसका क्षय होने लग जाता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। इसके बाद देखिए दूसरा आहार संबंधी विकार है बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या है? यह भी एक मनोवैज्ञानिक आहार संबंधी विकार है। कुछ किशोर व किशोरियां सोचते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता। इसमें क्या सोचते हैं वो लोग कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाना खाने लगते हैं और बाद में यह सोचकर कि कहीं वजन ना बढ़ जाए उस खाने को उगल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? और साथ ही साथ क्या होता है, वजन बढ़ने से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे उल्टी करना, व्यायाम करना, दवाइयों का सेवन करना आदि। और यह विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा की तुलना में एकदम विपरीत होता है। जैसा हमने देखा एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, होते नहीं है पर वो मानते हैं कि हम मोटे लग रहे हैं और वो वैसे अपना खाना कम कर देते हैं। लेकिन एक इसमें क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में वो लोग मतलब उनमें ये वाला विकार जो है बुलिमिया नर्वोसा वाला, उसमें क्या होता है, वो लोग मतलब क्या सोचते हैं कि कोई प्यार ही नहीं करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में खाने लग जाते हैं। और बाद में क्या सोचते हैं, कहीं वजन ना बढ़ जाए, तो ये भी चिंता होती है और उस खाने को हटा देते हैं, निगल देते हैं उस खाने को, है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें, उगल देते हैं उस खाने को, है ना। और वजन बढ़ने से बचने के लिए तरीके अपनाने लग जाते हैं अलग अलग, जैसे उल्टी करेंगे, व्यायाम करेंगे, दवाइयों का सेवन वेवन करने लग जाएंगे। तो ये विकार कहलाता है बुलिमिया नर्वोसा, है ना। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो इसके लक्षण है गले के अंदर तीव्र खराश होती है, मानसिक तनाव होता है, आमाशय में आंतों संबंधित समस्याएं होती हैं, है ना। शरीर से जल का निष्कासन अधिक होता है जिससे तीव्र शुष्कीकरण हो जाता है। तो ये तो हो गए बुलिमिया नर्वोसा के लक्षण। ठीक है, तीसरा है विनगी आहार विकार या मोटापा। विनगी आहार विकार या मोटापा, इसमें क्या होता है, इस विकार में व्यक्ति जरूरत से बहुत अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? जरूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है, भूख नहीं होने पर भी खाते रहता है। देखिए विनगी आहार विकार में क्या करता है कि उसको भूख नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो खा रहा है, वो खाता रहता है, उसको भूख नहीं होती फिर भी वो खाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों का नियंत्रण करने व भार नियंत्रित करने में शक्ति रहित होते हैं। तो ये विकार कहलाता है विनगी आहार विकार या मोटापा। अब इसके लक्षण की बात करें कि क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं, तो देखिए इस रोग से पीड़ित लोग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। एक तो जल्दी जल्दी खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, है ना। तो ये लक्षण होते हैं। और क्या होता है, वे क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, खाने का स्वाद कैसा है, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। इस रोग से जो पीड़ित होता है उसको इन बातों से मतलब नहीं होता कि वह क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, स्वाद कैसा है ना, इन सब चीज़ों से उसको मतलब नहीं होता, बस वो खाने में ही लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति चाहे जितना भी खाना खा ले फिर भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये लक्षण है विनगी आहार विकार के, या फिर इसको कह सकते हैं मोटापा। ठीक है,
तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनता है और पिछली बार बना हुआ भी है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये 3 विकार हैं आहार संबंधी यानी भोजन संबंधी विकार हैं, इनको आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे अगर इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।